जय हिंद में प्यारे दोस्तों, आइए स्टार्ट करें आपका मैथ का टॉपिक। आज हमारा मैथ का टॉपिक 4 स्टार्ट हो रहा है। उम्मीद करते हैं दोस्तों जो भी आपको पढ़ाया गया वो अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे। फिर से हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जो टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है ये मर्चेंट नेवी को, ये जो टारगेट हमारा है मर्चेंट नेवी टारगेट है। मर्चेंट नेवी का जो बच्चे CCMC या GP रेटिंग के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या, उन्हीं के लिए क्वेश्चन बनाया ही गया है। और आपको बता दें ये क्वेश्चन आपका जो भी कराया जा रहा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा कर कराया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं जो भी बच्चे यहाँ हैं उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए देखते हैं आपका आज का अगला पहला क्वेश्चन। बोला गया है द वैल्यू ऑफ 0.574 इज। ये क्वेश्चन आपके जो वीडियो चल रहा है इसमें हम लगा देंगे, आपको क्वेश्चन में वीडियो भी दिखता रहेगा, वीडियो मतलब क्वेश्चन भी दिखता रहेगा। तो आइए स्टार्ट करें। हमारा बोला गया है 0.57 के ऊपर क्या है, बार का चिन्ह है। क्या है, बार का चिन्ह है। उसके बाद बोला गया है इसको भिन्न में बताइए। किस में बताना है दोस्तों, इसको भिन्न बताना है। किस में बताना है दोस्तों, भिन्न बताना है। देखिए ये जो हमारा सवाल है हम आपको लिख दे रहे हैं, क्योंकि छोटा सवाल है इसलिए लिख दे रहे हैं। बोला गया है 0.574 4 के ऊपर हमारा क्या है, क्या है, रिकरिंग है। क्या है, रिकरिंग। जो हमारा ये 4 आपको दिखाई दे रहा है, 4 के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह बना है। देखिए इसको कई नाम है, कुछ लोग बच्चे इसका रिकरिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको रेखा कोष्ठक बोलते हैं, कुछ लोग इसको बार बोलते हैं। तो यहाँ पर लेकिन आप लोग क्या बोल रहे हैं, आप लोग को रिकरिंग बोलना, क्योंकि आपको मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पर जो भी क्वेश्चन मिलेगा आपको इंग्लिश में मिलेगा तो वहाँ रिकरिंग ही क्वेश्चन में आएगा आपका। चलिए आइए इस सवाल को हम हल करते हैं। आपको 4 विकल्प आपके ऑप्शन में दिखाई दे रहे होंगे। आइए इस सवाल को हल करें। देखिए इस सवाल को हल करेंगे कैसे, देखना है कि इस सवाल को हम कैसे हल करेंगे। देखिए सवाल को हल करने का तरीका ये है कि हम यहाँ पर जो हमारा पॉइंट है, पॉइंट के बाद जितने भी आंकड़े हैं उन सारे आंकड़ों को हम लिख देंगे। क्या है, 5 है, 7 है, 4 है, ये हमारा है। हमने क्या बोला कि जो हमारा पॉइंट का है, जो पॉइंट हमारा दिखाई दे रहा है, जो दशमलव दिखाई दे रहा है, दशमलव के बाद जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी आंकड़े हैं, जितने भी पद हैं उन पद को हमको लिखना है। तो हमने लिखा, यहाँ पर किसी कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम आपको ये बताएंगे कि अब कैसे करेंगे। जो ये क्या बोलते हैं इसको, बार, रेखा कोष्ठक क्या बोलते हैं, बार बोलते हैं। तो ये जो बार का चिन्ह है, जो रिकरिंग का चिन्ह है, रिकरिंग का चिन्ह कितने पद के ऊपर है, आप कहेंगे एक पद के ऊपर जो कि 4 है। रिकरिंग के ऊपर एक पद के ऊपर। तो जितने पद के ऊपर रिकरिंग लगा हो, जितने आंकड़े के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा हो उसको छोड़कर उसमें हम वही घटा देते हैं। तो अगर इसको हम छोड़ देंगे बचे क्या, 5 और 7 बचेगा। देखिए इसको भी लिखते हैं लेकिन ये 0 है तो 0 घटाने से कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, 5 7 लिखेंगे इसको, ये इसको लिख देंगे, मतलब इसको घटा देंगे। अब देखिए क्या करेंगे, अब हम डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर मतलब हर। तो हर में हम क्या करेंगे, जितने आंकड़े के ऊपर रिकरिंग लगा हो उतना 9 लिखते हैं। हमने क्या बोला, जितने हमारा पद है, जितने भी हमारा आंकड़ा है, जितने भी आंकड़े के ऊपर ये रिकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है, रेखा कोष्ठक लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ है, उतना हम यहाँ 9 लिखेंगे। आगे आपका सवाल मिलेगा 2 आंकड़े ऊपर, 3 आंकड़े पर, 4 आंकड़े पर आपका रिकरिंग का चिन्ह लगा रहा है तो वहाँ हम 4 9 लिखेंगे। अगर 5 आंकड़े के ऊपर हमारा रिकरिंग का चिन्ह लगा तो हम 5 9 लिखेंगे। अगर 2 आंकड़े के ऊपर हमारा 2 आंकड़े के ऊपर हमारा रिकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है तो वहाँ 2 9 लिखेंगे। लेकिन यहाँ कितने पदों के ऊपर लगा था, आप कहेंगे 1 पदों का लगा है। यहाँ दोस्तों अगर 1 पदों का लगा है तो हम 1 ही 9 तो लिखेंगे। यहाँ पर हम 1 ही 9 लिखेंगे। अगर यहाँ पर 1 9 लिखेंगे तो हमने 1 9 लिख दिया है। लेकिन अब क्या करेंगे, अब दोस्तों हम ये करेंगे कि देखेंगे अब कितना पद है। तो यहाँ पर अब कितना पद है, तो यहाँ पर हमारा अब 2 ही पद है। हम यहाँ पर 0 लिखते लेकिन हम जो हमारे आंकड़े हैं उसी पर हम 0 लिखेंगे। तो यहाँ 1 और 2 0 हो गया। यहाँ पर हम 2 0 लगाएंगे। आवाज़ थोड़ा सा बाहर से आ रही होगी, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर 2 0 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, घटा दीजिए। अब घटा देंगे, कैसे करेंगे, देखिए 4 में हमको 7 घटाना है तो घटेगा नहीं। तो हम यहाँ इसमें हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाएगा। 14 में 7 घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। अब ये
अगर 7 में हमने एक हासिल दे दिया तो बचा कितना 6, और 6 में हम अगर 5 घटा देंगे कितना बचेगा 1 बचेगा, और ये हमारा 5 है तो ये हमारा 5 ऐसे रहेगा, बटे में कितना है 900, और इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। और आपको ऑप्शन में दिखाई दे भी रहा होगा, आपको ऑप्शन में ये दिखाई दे रहा होगा कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से ये सवाल होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को ये सवाल अच्छी तरीके से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। ऐसे सवाल एग्जाम में बन जाते हैं और बच्चे धोखा खा जाते हैं। तो अगर आपको ये नियम कानून यहाँ का नहीं मालूम है तो आप सवाल में धोखा खाएंगे। तो हमको धोखा नहीं खाना है, हमको इस तरीके से करना है कि पहले ही अटेम्प्ट में हमारा मर्चेंट नेवी हो जाए। हमको यहाँ पर भटकने की आवश्यकता नहीं है, बार बार इस तरीके से हमको सवाल करना है। चलिए आइए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। ये तो हमारा पहला हो गया, आइए चलते हैं सवाल नंबर दूसरे पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझने में कोई लापरवाही नहीं होगा। चलिए आइए चलते हैं। हमारा सवाल है दूसरा सवाल क्या है, सॉरी ये क्या हो जा रहा है, हाँ दूसरा सवाल हमारा है, कहाँ पर है, ये है द वैल्यू ऑफ 3.03417 इज, मतलब हमको बताना है, क्या बताना है कि 3.03417। अब देखिए यहाँ 2 पद के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह है, जो रिकरिंग का चिन्ह है ये 2 पदों का ऊपर है, 1 और 7, तो यहाँ 2 पदों का ऊपर चिन्ह है। तो इसी को हमको भिन्न में कन्वर्ट करना है, हमको भिन्न में बताना है दोस्तों। बात समझ पाए आप लोग? तो यहाँ पर हमको इसको भिन्न में बताना है। अगर भिन्न में बताना है दोस्तों तो इसको हम कैसे करेंगे, वही नियम कानून लगाएंगे। लेकिन आप देख पा रहे होंगे कि पॉइंट के पहले इसके पहले हमारा क्या था, पॉइंट के पहले इसके पहले हमारा क्या था, 0 था। क्या था? 0 था। लेकिन यहाँ अब क्या हो गया, एक पूर्णांक संख्या हमने रख दिया है। क्या रख दिया है? ये पूर्णांक संख्या। इसके पहले आप देखे होंगे पहले सवाल में वहाँ पर 0 था, पूर्णांक संख्याएं हमने नहीं रखा था। लेकिन यहाँ पर हमने पूर्णांक संख्या इसलिए रख दिए कि आपको ये भी समझ में आए कि अगर हमारा कोई आंकड़ा आ जाए, कोई पूर्णांक संख्या आ जाए, तब उस तरीके से हम कैसे सवाल कर पाएंगे। बात समझ गए दोस्तों? चलिए कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पूर्णांक भी यहाँ पर हम समाहित किए हैं, चलिए आइए देखते हैं। अब कैसे लिखेंगे, यहाँ पर जितने भी आंकड़े हैं उन सारे आंकड़ों को हम लिख देंगे। क्या करेंगे, लिखेंगे। तो कैसे करेंगे, हमारा कितना आंकड़ा है 303, कितना आंकड़ा है, जितना आंकड़ा है उसको लिख दीजिए। 10 सॉरी पॉइंट नहीं लगाना है, ये 417 ये लिख दिए। अब हमको घटाना क्या है, हमने आके बताया जिसके ऊपर रिकरिंग लगा है उसको छोड़कर सब घटा दीजिए। भाई एकदम आसान सी बात है ना, कि जिसके ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा हो उसको हम छोड़ेंगे और जितने आंकड़े बचेंगे उसी को हम घटा देंगे। तो घटाएंगे क्या क्या घटाएंगे, हम घटाएंगे यहाँ 3034। भाई 1 और 7 हम नहीं घटाएंगे क्योंकि इसके ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा हुआ है, बार का चिन्ह लगा हुआ है, तो इसको हम नहीं घटाएंगे। अब डिनोमिनेटर में क्या लिखते हैं, डिनोमिनेटर में दोस्तों हम वो लिखते हैं जितने आंकड़े के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा है। बात समझ गई नहीं आप, जितने आंकड़े के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा उतने हम 9 लिखते हैं, 9 लिखते हैं उतने। तो यहाँ कितने पद के ऊपर रिकरिंग का चिन्ह लगा है, आप कहेंगे 2 पद के ऊपर लगा है, तो यहाँ 2 9 लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम 2 9 लिखेंगे। अब देखेंगे कि इसके बाद कितने आंकड़े हैं, तो कितने आंकड़े हैं दोस्तों, हमारा 4 आंकड़े हैं। कितने आंकड़े हैं, यहाँ पर हमारा 4 आंकड़े हैं। लेकिन ये पॉइंट के इधर हमको नहीं लेना है। क्या नहीं करना है, पॉइंट के हमको इधर नहीं लेना है, हमको सिर्फ पॉइंट के पहले ही लेना है। तो हमारा कितना है 3, तो हम यहाँ 3 0 कर देंगे। भाई यहाँ पर हम 3 0 कर देंगे। बात समझ गए आप लोग? चलिए अब कुछ करना नहीं है, अब बेसिक सी वही बात है कि इसमें इसको घटा दीजिए और नीचे का जो जैसा है वैसा ही रहेगा। चलिए आइए घटाते हैं। अगर 7 में हम 4 घटाएं तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। 1 में हम 3 घटाएं तो घटा ही नहीं पाएंगे, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हासिल देंगे तो यही 11 हो जाएगा। और हमारा कितना हो जाएगा 8 8 3 11 होता है ना। अब ये हो गया 3, कितना होगा 3। अब 3 में अगर हम 0 घटाएंगे कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। और 3 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 0, और ये 0 है और ये 3 है, बटे में हमारा है 99,000। इस सवाल का मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब है, इस सवाल का मेरे दोस्तों सही जवाब है। इस तरीके से हमको सवाल करना है कि कोई हमारा कन्फ्यूजन ना रहे। आपको हम उम्मीद करते हैं कि यूट्यूब पर मर्चेंट नेवी को कोई पढ़ाया भी नहीं है, आपको देखेंगे तो
लेकिन हम आपको सारे लेक्चर पढ़ाएंगे, आपको हम मैथ भी पढ़ाएंगे, आपको जो कि पढ़ा भी रहे हैं, आपको रीजनिंग भी पढ़ाएंगे, करंट अफेयर भी पढ़ाएंगे और आपका जीएस भी पढ़ाएंगे, इंग्लिश भी पढ़ाएंगे। आप इसके लिए कंफ्यूज मत रहिए। अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है तो आपने इसका मतलब आपने 50% मर्चेंट नेवी में हो गए हैं। इस चैनल सब्सक्राइब करने के बाद ये समझ लीजिए कि आपने 50% मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर लिया है। चलिए थोड़ा सा शायद ये सही नहीं आ रहा है क्या, अब आएगा। अब जो ये थोड़ा से जूम हो रहा था वो जूम नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर नहीं देख पाए थे कैमरे में, जो हमारा बार बार जूम हो रहा था उसको हम बना दिए। चलिए ये हमारा सवाल हो जाएगा। आपने सोचेंगे बहुत बड़े बड़े लिखते हैं, अभी हम बड़े कहाँ लिखे। जब हम एसएससी को पढ़ाते थे, एसएससी बैंक रेलवे सीपीएसआई एयरफोर्स वाले जब पढ़ाते थे तब हमारा वाइट बोर्ड बहुत बड़ा था, तो हम वहाँ पर हमारी हैबिट है बड़ा बड़ा लिखने के, इसलिए हम बड़े लिख दिए हैं। लेकिन अब मर्चेंट नहीं पढ़ाते तो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ऐसा क्वेश्चन कराने में हमको बहुत बुरा लगता है, लेकिन क्या करें, एग्जाम में यही पूछा ही जाता है, तो हमारा दैनिक कर्तव्य है कि हम आपको सवाल कराएं। चलिए सवाल नंबर हमारा अगला देखते हैं। सवाल नंबर अगला हमारा क्या है, क्या नंबर सवाल भैया? सवाल नंबर हमारा है 3। सवाल नंबर 3 है, बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द 5 डिजिट विच व्हेन डिविजिबल्ड बाई 12 मतलब वही 12, 15, 18 लेवेस 2 इज ए रिमाइंडर्स। मतलब हमको ये बताना है कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात करें। क्या करना है? 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15, 18 से भाग देने पर शेष फल 2 बचे। मतलब रिमाइंडर कितना बचे? रिमाइंडर हमारा 2 बचे। वही चीज़ लिखा गया है कि 2 एज रिमाइंडर, मतलब 2 रिमाइंडर बचता है। तो यहाँ पर बोला गया है, सवाल को हमको लगता है लिखना ही पड़ेगा। सवाल नहीं लिखना पड़ेगा, यहाँ हमको ऑप्शन लिखना पड़ेगा क्योंकि सवाल तो आपको यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। चलिए ऑप्शन हमारा पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन है और यहाँ पर चौथा भी ऑप्शन है। 10062 10182 सॉरी 10082 और 10080 ये हमारा है। देखिए पहले हम सवाल को समझेंगे। अगर हमने सवाल को समझ लिया तो फिर सब कुछ खेला ही क्या है। मेन तो है सवाल। दोस्तों मैथ में कुछ है नहीं, मैथ को है समझना। अगर आपने मैथ समझ लिए तो कैलकुलेशन तो सभी को आता है। किसको कैलकुलेशन नहीं आता है? सबको आता है, लेकिन वो मैथ की भाषाओं को समझ ही नहीं पाते हैं कि इसमें करना क्या है। तो हम आपको बताते हैं कि इसमें क्या करना है। सवाल में बोला गया है कि 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात करें। अब देखिए सारे आंकड़े हमारा 5 अंकों के ही दिया है, ये हमारा ऑप्शन है। बोला गया 5 अंकों की लघुत्तम संख्या ज्ञात करें जिसमें 12, 15 और 18 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 बचे, मतलब शेष फल 2 बचे। तो बोला गया है कि हमारा आंकड़ा कितना दिया गया है? 12, 15 और 18 दिया गया है। इसमें इससे जब हम भाग दे रहे हैं, इसमें इन चारों में जब इससे भाग दे रहे हैं तो हमारा सम में शेषफल 2 ही आ रहा है, रिमाइंडर हमारा 2 ही आ रहा है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर हम सब में, इसको हम दूसरा मार्कर लेते हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों हम इसको, अगर यहाँ पर दोस्तों हम सम में से 2 घटा दें, अगर सम में से हम 2 घटा दें तो क्या हमारा रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा दोस्तों, रिमाइंडर ही नहीं बचेगा। भाई अगर हमारा कोई भी आंकड़ा कुछ भी हो और वो इंसान हमसे बता रहा है कि ये इतना दिया गया है और हर बार इसमें रिमाइंडर 2 बचता है, तो अगर वही आंकड़े को हम 2 घटा दें या जितना भी रिमाइंडर आता है वही हम घटा दें तो क्या रिमाइंडर बचेगा? कभी नहीं बचेगा, इम्पॉसिबल, कभी नहीं बच सकता है। तो यहाँ पर अगर बोला जा रहा है सवाल में कि हमारा रिमाइंडर 2 बचता है और हम 2 को यहाँ पर घटा दिए हैं, हटा दिए हैं, कम कर दिए हैं, तो क्या अब हमारा रिमाइंडर बचेगा? नहीं बचेगा। इसका मतलब 12, 15, 18 से अब अगर हम भाग देंगे तो हमारा सारा आंकड़ा कट जाएगा, रिमाइंडर बचेगा ही नहीं। बात समझ गए नहीं आप? रिमाइंडर नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आइए हम देखते हैं कि किसमें रिमाइंडर नहीं बचता है। जिसमें रिमाइंडर नहीं, जो पूरा पूरा कट जाएगा वही हमारा उत्तर है, वही हमारा आंसर भाई, जो पूरा पूरा कट जाए। तो आइए पहले ऑप्शन नंबर डी को देखते हैं। देखिए ये हमारा है 0,
मतलब इससे हासिल लेंगे 10 होगा, 10 में 2 घटा देंगे 8 बचेगा। अभी एक चीज़ और समझ लीजिए उसके बाद देखिए, जो 12 से कटेगा वो 15 से कटेगा वो 18 से कटेगा, इसका मतलब ये हुआ। अब क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जो 15 हमारा है, 15 हमारा ये 3 से भी कटेगा और ये 5 से भी कटेगा। बात समझ गए? ये जो 15 से हमको अगर काटना है तो 15 हमारा बड़ा आंकड़ा है, तो हम क्यों 15 से काटें? हम काट देंगे 3 से या 5 से, क्योंकि हमको पता है कि जो आंकड़ा हमारा 3 से कटता है, ये जो 5 से कटता है वही 15 से भी कटता है वही 15 से कटता है। तो हम यहाँ पर हम छोटा आंकड़ा हमारा 3 है, तो हम 3 से क्यों ना काटे सबको? आइए हम सबको 3 से काटते हैं। अगर जो आंकड़ा 3 से कट जाएगा वो 5 से भी कट जाएगा, वो 15 से भी कट जाएगा। अगर यहाँ पर ये 10 है, इसको 10 किए, 10 में 2 घटाएंगे 8 बचेगा। अब आप बताइए, आप तो इतना सेंसियर है ही हैं कि 8 अगर हम है और 3 से इसको काटेंगे, क्या 8 कटेगा? नहीं कटेगा। इसका मतलब डी वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे कट गया भाई, डी वाला ऑप्शन तो हमारा वैसे ही कट गया, इसको सवाल लगाना ही नहीं है। चलिए अब आइए ऑप्शन नंबर हम ए को चेक करते हैं। ये हमारा 2 है और 2 को हम यहाँ घटा दिए तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 60 हो जाएगा। तो ये 0 अगर हो जाएगा तो ये 6 और ये 1 कितना 7। अगर 7 है तो क्या ये 3 से कटेगा? 3 दूनी 6, 1 बच जा रहा है, मतलब ये भी हमारा सवाल का सही जवाब नहीं होगा। देखिए इसको हम डायरेक्ट कर रहे हैं, आप अगर चाहते हैं तो आप एक एक कर सकते हैं, लेकिन हम इस तरीके से, आप जैसे हम करवा रहे हैं उस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं। चलिए अब आइए सी को देखते हैं। देखिए ये 2 है, इसको अगर यहाँ घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा, मतलब 8 9, 8 और ये 9, तो 9 तो हमारा ठीक है, 3 से कट जाएगा। लेकिन ज़रा सोचिए कि 8 1 9, 8 1 9, ये 3 से तो कट जा रहा है, लेकिन ये जो हमारा 1 है ये तो बच रहा है शेषफल ना, इसका मतलब ये भी नहीं होगा, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। अगर ये भी नहीं होगा तो हमारा ऑप्शन बचा है बी, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अगर सही हो जाएगा तो क्या हमको सवाल अब करना है कि ऑप्शन बी टिक करके आगे चला जाना है? आगे चला जाना दोस्तों। अगर आप एग्जाम में बैठे हैं, तो अगर आप एग्जाम में बैठे हैं तो हमको आगे टिक मारना है बी पर और आगे बढ़ जाना है। लेकिन हम नहीं बढ़ेंगे आगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हमको समझाना है, हमको सिखाना है, तो हम सवाल में आगे बढ़ेंगे ही नहीं। इस सवाल को यहीं पर हम करके आगे बढ़ेंगे। आइए करते हैं। देखिए अब ये हमारा 2 है, इसको अगर 2 घटा देंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा, मतलब 8 और 1 ये 9। अगर ये 9 है तो ये 3 से कट जाएगा। ये किससे कट जाएगा? 3 से हमारा कट जाएगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो इसको हम 3 से भी काट के दिखा दें, 15 से भी काट के दिखा दें और 5 से भी काट के दिखा दें, लेकिन हमको लगता है आपको विश्वास है। अगर नहीं विश्वास है आप एक बार करिए, नहीं आएगा तो आप कमेंट करिए, हम कमेंट का जवाब 100% देंगे। 100% बोले हैं, 100% आपको जवाब दिया ही जाएगा। चलिए अगर कोई वीडियो का लाइक करता है तो उसका भी कमेंट दिया जाता है, तो आप कमेंट करेंगे तो उसका जवाब तो 100% देना ही देना, हमारा दैनिक कर्तव्य है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आइए देखते हैं इस सवाल को। चलिए क्योंकि हम पीडीएफ में से क्वेश्चन करा रहे हैं प्रीवियस ईयर, ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है ये मार्च का क्वेश्चन है। सन 2021 में जो मार्च में पेपर हुआ था वो क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है, और 20 का भी क्वेश्चन कराएंगे। जो पहला अटेम्प्ट हुआ था उसका भी क्वेश्चन हम कराएंगे, लेकिन अभी जो करा रहे हैं उसको देखिए आप लोग। चलिए चलिए इसकी लाइट ही नहीं जलेगी, जल्दी जल्दी क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? फाइंड टू मीन्स प्रोपोर्शनल बिटवीन 4 and 16 बोला गया है कि 4 और 16 का माध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या करना है? 4 और 16 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है। दोस्तों अगर 4 और 16 का माध्य अनुपात ज्ञात करना है, प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, अगर 4 और 16 का प्रोपोर्शनल ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है, तो ये सवाल में हम काफ़ी चीज़ें आपको समझाएंगे। काफ़ी चीज़ें का मतलब आपको हम ये चीज़ समझाएंगे कि प्रोपोर्शनल जो ये हमारा है, जो माध्य अनुपात है, ये कैसे क्वेश्चन बन सकता है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो पढ़ा दें सेम वही क्वेश्चन आ जाएगा, आपका क्वेश्चन बदल भी सकते हैं। हाँ, लेकिन ये हम गारंटी लेते हैं कि मर्चेंट नेवी में 40% क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछे जाते हैं।
लेकिन मैथ में नहीं जीएस और इंग्लिश में पूछा जाता है, क्योंकि मैथ में क्या करेगा, आंकड़ा चेंज कर देगा, लेकिन जो जीएस और इंग्लिश होता है उसमें चेंज नहीं होता है। चलिए आइए देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर हमने क्या बताया, माध्य अनुपात। तो माध्य अनुपात का मतलब क्या होता है, प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, हम आइए लिखते हैं इसको प्रोपोर्शनल। हमको प्रोपोर्शनल ज्ञात क्या, इसका मतलब होता है माध्य अनुपात। क्या होता है दोस्तों, माध्य अनुपात होता है। प्रोपोर्शनल का मतलब माध्य अनुपात होता है, ये आप लोग जानते होंगे। प्रोपोर्शनल का मतलब माध्य अनुपात होता है दोस्तों। तो यहाँ पर हम आपको ये बता दें कि यहाँ आपसे माध्य अनुपात भी पूछेगा और द्वितीय अनुपात पूछेगा, तृतीय अनुपात पूछेगा, चतुर्था अनुपात भी पूछेगा। मतलब आपको थर्ड प्रोपोर्शनल पूछेगा, 3 प्रोपोर्शनल पूछेगा, 2 प्रोपोर्शनल पूछेगा। तो ये सब जो है एक ही तरीके से नहीं है, इसका कुछ ना कुछ रूल और नियम है। उस रूल नियम को हम समझेंगे, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। दोस्तों 20 मिनट का हमारा लेक्चर हो चुका है, लेकिन ये लेक्चर अभी काफ़ी लंबा जाएगा, क्योंकि आपको बहुत आसानी तरीके से समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो समय तो लगेगा ही, लेकिन डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा। चलिए, तो यहाँ पर हमसे प्रोपोर्शनल पूछा है। आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोपोर्शनल, जो प्रोपोर्शनल होता है इसका फार्मूला होता है अंडर रूट में ए बी, अंडर रूट में ए बी। अब चाहे अंडर रूट में हम ए बी लिखें, चाहे अंडर रूट में ए इंटू बी लिखें, वो दोनों का मतलब एक ही है। अगर आप अंडर रूट में ए बी लिख रहे हैं तो उसका मतलब है कि यहाँ गुणे का चिन्ह है, तो हम इंटू लगा दिए हैं, क्या दिक्कत है। अभी छोटे बच्चे हैं, आपको समझने में थोड़ा कानी प्रॉब्लम हो जाए शायद तो यहाँ पर समझ में नहीं, कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो ये हमारा होता है। देखिए सवाल क्या है, हम सवाल को पहले देख लेते हैं। सवाल हमारा है क्या, माध्य अनुपात ज्ञात करना किसका, 14 और 16 का। किसका, 14 और 16 का। लेकिन 14 नहीं, 4 और 16 का है, सॉरी 4 और 16 का अगर माध्य अनुपात ज्ञात करना है तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, हमें जवाब चाहिए कि ये 4A है कि B है। आप कहेंगे A है। ये 16A है कि B है। आप कहेंगे B है। इसका मतलब ये हमारा A है और ये हमारा B है। तो हमको यही फार्मूले पर रख दीजिए, इसी फार्मूले में मेरे दोस्त रख दीजिए 4 × 16। अगर इसको बाहर निकालेंगे, ये 2 दूनी या 4, ये 2 हो जाएगा, और ये 4 चौक 16, ये 4 जगह 4 दूनी 8। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। इस सवाल का मेरे प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत नहीं आएगा अगर हम हैं तो मैथ में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इतना हाई लेवल का हम पढ़ा चुके हैं कि हमें हलवा लग रहा है, लेकिन फिर भी हम पढ़ाएंगे दोस्तों, और सिलेक्शन आपको दिला कर रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। सिलेक्शन हमारा एक जिद है और सिलेक्शन मिलेगा, हर एक छात्र को मिलेगा यहाँ पर, अगर इस चैनल पर आए हैं। चलिए आइए देखते हैं अगले सवाल को। अगले सवाल को देखते हैं। अब अगले सवाल क्या, इसी में कई प्रकार के सवाल बनते हैं, उन सवाल को भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। अगर थर्ड प्रोपोर्शनल पूछ ले तो कैसे करेंगे, अगर फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तब कैसे करेंगे। लेकिन पूछा भी है, आप देखिए, फाइंड टू मीन्स प्रोपोर्शनल बिटवीन, ये तो हो गया, फाइंड अ थर्ड प्रोपोर्शनल टू द नंबर 3 और 6। यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया थर्ड प्रोपोर्शनल। हमने यहाँ से बताया ना कि क्वेश्चन बन सकता है थर्ड प्रोपोर्शनल का, और बना भी है। आप देख पा रहे होंगे, नीचे आपके वीडियो में दिखाई दे रहा होगा कि प्रोपोर्शनल हमारा बना भी है। चलिए, हाँ चलिए, 3 और 6 का तृतीय अनुपात बताइए, मतलब थर्ड प्रोपोर्शनल बताइए। तो कैसे बताएंगे बताइए। तृतीय प्रोपोर्शनल का फार्मूला क्या होता है बताइए। थर्ड की बात करें, थर्ड प्रोपोर्शनल की बात करें तो इसका फार्मूला होता है B² बटे A, या B² डिनोमिनेटर A। बात समझ में आ गया आपको। ये समझ नहीं आ रहा क्या B² है, ये हमारे मित्र है B²। ये B² है। तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या है, बोला गया है कि 3 और 6, तो 3 और 6 दिया गया है, 3 and
6 दिया गया है, तो 3 जो हमारा ये ए है, 6 जो हमारा ये बी है, तो हमारा बी का स्क्वायर करेंगे। थर्ड प्रपोर्शन अगर निकाल रहे हैं, थर्ड बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर बटे में ए मतलब 3। अब इसको कैसे करेंगे, 6 इंटू 6 चाहे कर दीजिए या 6 छंग 36 कर दीजिए, लेकिन हम बेसिक्स चलेंगे, 6 इंटू 6 कर देते हैं, 3 कनन 3, 3 दूनी 6 और 6 दूनी ये 12। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 12, हमारा उत्तर आएगा 12 आएगा मेरे दोस्त, 12 ही आएगा। इसका ये गिर गया था, 12 ही आएगा। चलिए, तो ये भी हमारा हो गया। हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं, फोर्थ प्रपोर्शन क्या आप बता पाएंगे? फोर्थ प्रपोर्शन थोड़ा सा इससे अलग है। कैसे है दोस्तों? इससे थोड़ा सा अलग है, तो इसको किस तरीके से करेंगे आइए इसको देखते हैं। थोड़ा सा लाइट कम आ रही है क्या? रहने दीजिए, चले। व्हाइट बोर्ड पर सही दिखना चाहिए, हमारा कोई बात नहीं, हम नहीं दिखेंगे तब भी चलेगा। चलिए, व्हाइट बोर्ड हमारा सही आना चाहिए, क्योंकि अगर हम सही दिखेंगे तो व्हाइट बोर्ड चमक जाएगा। इसलिए देयर इज नो इशू, कोई बात नहीं है, हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हम दिखें या ना दिखें, पर हमारा लिखा हुआ दिखना चाहिए। हम दिखें या ना दिखें, जो लिख रहे हैं वो दिखना चाहिए। चलिए आइए चलते हैं। बोला गया थर्ड एंड क्या लिखा गया है, ये तो हो गया क्वेश्चन। हाँ, अगला देखिए, द फोर्थ प्रपोर्शनल टू 5, 8, 15 इज, हाँ इज, मतलब यही बोला गया है कि 5, 8, 15 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। 5, 8, 15, सॉरी 14 बोले थे क्या, सॉरी, 5, 8, 15 का चौथा समानुपात ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। 5, 8, 15 का क्या बताना है हमको? फोर्थ प्रोपोर्शनल बताना है, चौथा समानुपात बताना है। दोस्तों, अगर चौथा समानुपात बताना है तो इसमें चौथा है कहाँ? कहाँ है चौथा? आप कहेंगे चौथा नहीं है इसलिए पूछा है। भाई अगर होता तो हम डायरेक्ट करते यही चौथा है। भाई चौथा नहीं है, इसीलिए तो एग्जामिनर पूछा है। अगर इसीलिए पूछा है तो हम बताएंगे। उम्मीद करते हैं आप लगातार बने रहिए दोस्तों, ये बताया जाएगा कि चौथा समानुपात किस तरीके से होगा। दोस्तों यहाँ पर कैसे करेंगे? हम यहाँ इस तरीके से करेंगे कि यहाँ पर हम अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर इसको लगाएंगे, ये अनुपात का चिन्ह, और चौथा पूछा मतलब यक्स का मान पूछा है। चौथा प्रोपोर्शनल पूछा है, फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछा है, तो चौथा समानुपात पूछा है, इसका मतलब हमको यक्स का मान पूछा है। तो कैसे करेंगे? इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। बात समझ गए दोस्तों? तो अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 5 इंटू एक्स हो जाएगा, बराबर इसका अगर इससे होगा तो 15 इंटू 8 हो जाएगा। अब ये 5 हमारा गुणे में है, इसको अगर इधर ले जाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो यक्स तो यहीं रहेगा। 15 इंटू 8 भागे 5 हो जाएगा, 5 का नम 5, 5 3 15, 8 3 का 24, तो ये यक्स बराबर हमारा 24 हो जाएगा। ये इस सवाल का सही जवाब है। ये दोस्तों इस सवाल का सही जवाब है। उम्मीद करते हैं यहाँ पर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आया होगा, लेकिन ये सवाल इस तरीके से हमको नहीं करना है। ये सवाल इस तरीके से हमको क्यों नहीं करना है हम यही बताएंगे, क्योंकि ये तो हम आपको सिखाया है, ये हमने पढ़ाया थोड़ी ना है, ये तो मजाक में सिखा दिए हैं। सवाल हमको एग्जाम में किस तरीके से करना है आइए उसको समझने का हम प्रयास करते हैं। एग्जाम में अगर आप दोस्तों बैठे हैं तो हमारे फार्मूला कोई नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, बस एक कॉमन सेंस है, उस कॉमन सेंस को लगाएंगे तो यहाँ सवाल हम डायरेक्ट कर पाएंगे। कैसे करेंगे आइए इसको हम बताते हैं। इसको रहने दीजिए ऐसे, जैसे आप ये भी देखते रहें वो भी। जो तरीका आपको बताने वाले हैं उम्मीद करते हैं 100% समझ के आएगा, और वही आप फॉलो भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम में जो भी बैठता है वही फॉलो करता है। चलिए, तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमसे चौथा अनुपात पूछेगा तो हम उसको कुछ नहीं लिखेंगे, हम कुछ लिखेंगे ही नहीं, हम कुछ नहीं लिखेंगे, हम ये भी नहीं करेंगे, जाने दीजिए। हम सवाल में ऐसा लिखा रहेगा ऐसे हम देखेंगे, बस सवाल में ऐसा लिखा रहेगा हम ऐसा देखेंगे, बस जैसे ऐसा देखेंगे। हमारा जो आखिरी का 2 आंकड़ा है इसको हमको गुणे में कर लेना है, बस इसको हमको गुणे में कर लेना है, और जो शुरुआत का पहला आंकड़ा है इसको बटे में कर देना है।
बात समझ गए आप। और यही चीज़ें आपको यहाँ किया गया है, ये चीज़ें यहाँ पर आपको किया गया है कि जो आखिरी का 2 आंकड़ा है उसको ऊपर लिखिए, जो शुरुआत का पहला आंकड़ा उसको नीचे, 5 का नाम 5, 5 3 15, 8 3 24। इस तरीके से भी आप सवाल कर पाएंगे दोस्तों, इस तरीके से भी आप सवाल कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को अच्छी तरीके से समझ आ रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये ऐसे ही क्वेश्चन आपके मर्चेंट नेवी में पूछा जाता है। ये इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ कराई जा रही है। जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको हम बता दें कि ये इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी यहाँ कराया जा रहा है मर्चेंट नेवी का। जैसे कॉलेज का नाम भी बता दें, जैसे TS रहमान हो गया, नूसी गोवा हो गया, ये सब कॉलेज अच्छे कॉलेज माने जाते हैं। यहाँ से अगर आप करेंगे तो प्लेसमेंट आपको मिलना 100% है, क्योंकि अगर आपके अंदर गुणवत्ता है, आपके अंदर क्वालिटी है, तभी आप इस कॉलेज में एडमिशन ले पाएंगे। चलिए ये सवाल हमारा 7 तक हो गया यहाँ तक। चलिए हाँ, अगला सवाल देखते हैं। बोला गया है इन 2 किलोमीटर मिक्सचर्स ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम, मतलब 2 किलोमीटर क्या है, सॉरी किलोमीटर, 2 किलोमीटर नहीं केजी है, किलोग्राम है। 2 किलोग्राम मिक्सचर है, कौन किसका किसका, कॉपर और एल्युमिनियम का, कॉपर और एल्युमिनियम का। 30% इज कॉपर, हाउ मच एल्युमिनियम पावर्ड शुड बी एडेड, मतलब जोड़ा जा रहा है टू द मिक्सचर सो दैट द क्वालिटी ऑफ कॉपर बिकॉम मतलब 20% और 20%। अब इसको हम हिंदी में समझा दें आपको। बोला गया है तांबे और एल्युमिनियम, जो तांबा और एल्युमिनियम 2 किलोग्राम है, तांबा और एल्युमिनियम 2 किलोग्राम है, जिसमें 30% हमारा तांबा है। इस मिश्रण में कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए, क्या मिलाया जा रहा है, एल्युमिनियम, कितना एल्युमिनियम और मिलाया जाए, एल्युमिनियम पाउडर और मिलाया जाए कि जिसमें तांबे का अनुपात 20% हो जाए। तो हम इसको डायरेक्ट कर देंगे भाई, 30% ऊपर है, 20% नीचे है, हमको क्या करना है, ये भाग लिख दे रहे हैं, ये भाग है, इतना भाग है, तो ये 0 से 0 ये उधर जाएगा, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं, 1/2 भाग बचेगा, 1/2 भाग बचेगा। लेकिन हमारा सवाल में क्या बोला, तांबे और एल्युमिनियम के 2 किलोग्राम मिश्रण है, लेकिन तांबे और एल्युमिनियम का कितने ग्राम मिश्रण हैं, आप कहेंगे 2 किलोग्राम मिश्रण है। तो अगर 2 किलोग्राम का आधा कितना होता है, भाई ये आधा ही तो है, 1/2 मतलब क्या होता है, आधा होता है। तो 2 किलोग्राम का आधा कितना होता है, 1 किलोग्राम। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 1 केजी आ जाएगा। लेकिन दोस्तों क्या हमारा ऑप्शन केजी में दिया गया है? अगर ऑप्शन हमारा केजी में दिया गया होता तो सवाल हमारा यही है, लेकिन ऑप्शन में हमारा केजी में कहीं दिख नहीं रहा है। ऑप्शन तो हमारे सारे ग्राम में है। अगर ग्राम में है तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो आप कहेंगे 1000 ग्राम होते हैं। ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को अच्छी तरीके से ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसको अनुपात में भी करके दिखा सकते हैं, ऐसे भी करके दिखा सकते हैं, आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। ये पॉइंट से पॉइंट कटेगा और ये इस तरीके से आगे आप कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोला गया है 2 समान बर्तनों को पानी और दूध को 3:4 और 5:3 के अनुपात में भरा जाता है। यदि इस मिश्रण को तीसरे बर्तन में डाला जाता है तो नए मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात बताइए। बहुत आसान सवाल है भाई, बहुत आसान सवाल है ये। कैसे आसान है, आइए देखते हैं। हम 3 बर्तन बनाएंगे। पहले तो 2 ही बर्तन बनाएंगे क्योंकि 2 ही दिया गया है, हमसे तीसरा पूछा है। अगर हम ये पहला बर्तन बना दें सही नहीं बन पा रहा क्या और ये दूसरा बर्तन बना दें। बोला गया जो पहले बर्तन में हमारा दूध और पानी है, क्या क्या है इसमें, इसमें पानी और दूध है, पानी अनुपात सब में यही है, पानी और दूध। तो इसमें पहले वाले में अनुपात कितना दिया गया है, 3:4। दूसरे वाले में कितना दिया गया है, 5:3।
बोला गया है ये दो अनुपात हमारे पास हैं, अगर इन दोनों को आपस में मिला देते हैं तो तीसरा अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा है। भाई हमसे कहा है कि ये दो अनुपात जो है, ये पहला अनुपात, ये दूसरा अनुपात। पहला अनुपात हमारा 3:4 और दूसरा अनुपात हमारा है 5:3। इसे क्या बोलते हैं, रेशियो बोलते हैं, अनुपात बोलते हैं। चाहे उसको अनुपात बोलिए चाहे रेशियो बोलिए, लेकिन अगर आप मर्चेंट नेवी की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर रेशियो लिखा रहेगा, अनुपात कहीं लिखा आपको दिखाई नहीं देगा, तो वहाँ क्या रहेगा, रेशियो रहेगा। तो हमारा अगर ये दोनों अनुपात है, हमसे किसका पूछा है, हमसे तीसरे वाले को पूछा है दोस्तों। अगर दोस्तों तीसरे वाले को पूछा है तो कैसे करेंगे, अगर तीसरे वाले को पूछा है हमको तीसरा अनुपात बनाना है तो पहले इन दोनों अनुपातों को, ये फर्स्ट अनुपात ये दूसरा वाला, इन दोनों को हमको बराबर करना पड़ेगा। बराबर कैसे करेंगे दोस्तों, बराबर हम इस तरीके से करेंगे, तो ये 4 है, 3 है, 4 3 ये 7 है। ये टोटल दूध और पानी को मिलाकर कितने लीटर है, कि आप कहेंगे 7 लीटर है। लेकिन यहाँ दूध और पानी को मिलाने के बाद ये कितने लीटर बन पा रहा है, 5 3 8। ये दूध और पानी 8 लीटर है, ये दूध और पानी मिलाकर 7 लीटर है। तो हमको बराबर करना है, तो इसका मतलब इस 8 को इसमें गुणा कर दीजिए, इस 7 को इसमें गुणा कर दीजिए, दोनों अनुपात हमारा बराबर हो जाएगा। तो हम कर देते हैं, यहाँ पर 8 के दोनों में गुणा कर देते हैं और ये 7 के इन दोनों में गुणा कर देते हैं, हमारा अनुपात बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो क्या होगा, अगर भाई बराबर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा ये देखते हैं। तो हम पहले पानी निकाल लेते हैं। पानी अगर निकालेंगे तो ये हमारा पानी का अनुपात है, ये दूध का, ये पानी का अनुपात है, ये दूध का अनुपात है। ये हमारा मिल्क है, ये हमारा वाटर है, ये वाटर है, ये मिल्क है, ये वाटर है, ये मिल्क है। तो पहले हम वाटर का निकालेंगे, मतलब पानी का निकालेंगे, तो 8 3 का 24, तो ये हमारा 24 हो जाएगा। और 7 5 7 35, यही तो है ना। तो 5 4 9 और 3 2 5, मतलब हमारा जो है, तो जो तीसरा वाला अनुपात बनेगा इसमें पानी का अनुपात कितना रहेगा, तो 5 और 9 रहेगा। तो एक ही ऑप्शन इसमें है, इसमें ऑप्शन डी ही एक ऐसा है जिसमें पानी का अनुपात 5 और 9 है। तो हम डायरेक्ट तुरंत ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। हमको आगे सवाल नहीं करना है, ये आपको हम बार बार इसलिए बता रहे हैं कि आप इसको अपने जहन, अपने दिमाग में घोल लीजिए कि इस तरीके से हमको सवाल करना जरूरी नहीं कि हम पूरे सवाल को लगाएं। अगर हमको मालूम चल गया कि उत्तर हमारा ये है तो हम क्यों करें, क्योंकि एग्जाम में हमको वहाँ पर टिक मारना है, वहाँ पर हमको सलूशन नहीं दिखाना है कि हम इस तरीके से किए हैं। चलिए, लेकिन हम आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो हम आपको सिखाएंगे। आइए हम दूध को निकाल लेते हैं, मिल्क निकाल लेते हैं। अब मिल्क निकालेंगे तो 8 चौक 32, 7 त्रिका 21, तो ये 2 1 3 3 2 5, ये 53 हो गया। तो हमारा ऑप्शन नंबर यही तो है, डी। चलिए, ऑप्शन नंबर डी ही तो है। चलिए आइए चलते हैं, आइए आगे चलते हैं। बोला गया है किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो गोले का व्यास ज्ञात करना है। भाई एरिया हमारा दिया गया है, क्षेत्रफल हमारा दिया गया है, हमको एरिया नहीं क्या ज्ञात करना है, यहाँ व्यास ज्ञात करना है। आपको मालूम होगा अगर ये हमारा त्रिभुज है, सॉरी ये हमारा अगर गोला है, तो यहाँ पर जो ये हमारा होता है, यहाँ से जो यहाँ तक होता है ये हमारा त्रिज्या होता है, जिसे हम आर से डिनोट करते हैं। और यहाँ से यहाँ तक जो होता है ये भी त्रिज्या होता है, इसको हम आर से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर इन दोनों को हम जोड़ दें तो इसको व्यास बोलते हैं, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। बात समझ गए आप लोग। तो इसी तरीके से यहाँ सवाल बना है, आइए हम देखते हैं। चलिए, तो ये सवाल हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। चलिए, हमारा एरिया दिया गया है, सॉरी क्षेत्रफल दिया गया है, मतलब वही एरिया कितना दिया गया है, 64 पाई दिया गया है, यही दिया गया है। कितना गया है, 64 पाई दिया गया है। लेकिन अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, क्या आप एरिया का फार्मूला बता पाएंगे? एरिया का फार्मूला होता है, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर।
क्या होता है एरिया का फार्मूला? एरिया का फार्मूला होता है, एरिया का फार्मूला दोस्तों हमारा होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन एरिया का मान कितना दिया गया है? 64 पाई। तो हम क्या लिखेंगे? हम यहाँ 64 पाई तो ये रहने देंगे, ये 64 पॉइंट ये रहने देंगे, सॉरी पॉइंट क्यों बोल रहे हैं, 64 पाई यहाँ रहेंगे। इसके बराबर कितना है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा ये पाई से पाई कट जाएगा, ये 16 चौका 64 कट जाएगा। तो हमारा जो आर स्क्वायर का मान है ये कितना आ गया? 16 आ गया। लेकिन हमको आर का मान कितना होगा भाई? आर का मान कितना होगा? अगर ये हमारा आर स्क्वायर बराबर 16 है तो आर बराबर हो जाएगा 4, क्योंकि ये स्क्वायर है तो 4 चौक 16 होगा। तो यहाँ पर हमारा दोस्तों आर बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन क्या हमसे यही पूछा है? एरिया लिखना चाहिए हम त्रिभुज, हाँ सही। तो हमसे क्या पूछा है? व्यास पूछा है। लेकिन आपको हमने पहले ही समझा दिया कि जो त्रिज्या होता है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का दुगना होता है। कैसे दुगना होता है ये भी हमने पहले ही समझाया कि हमने ये चीज़ लिखा, इसमें 2 त्रिज्याएं होती हैं लेकिन इसमें जो व्यास होता है एक ही होता है। तो व्यास क्या होता है? इन त्रिज्याओं को दुगना होता है। इसका मतलब हम d बराबर लिख देंगे 8। और ये इस सवाल का मेरे प्यारे मित्र सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा होगा, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल बहुत शानदार है, बहुत मस्त सवाल है। इस सवाल को हर बच्चा कर पाएगा जो कभी ज़िंदगी में पढ़ा भी नहीं होगा। ये सवाल क्या है? ये इसमें एंजॉय है, ये सवाल नहीं है, इसमें मस्ती किया गया। एग्जामिनर आपसे मस्ती कर रहा है, मजाक कर रहा है। ये सवाल बनाया ही इसी तरीके से गया। बोला क्या गया है कि दिए गए आंकड़े, क्या है आंकड़ा? 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4, 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4 का बहुलक क्या होगा? क्या बहुलक का मतलब आप जानते हैं? बहुलक का मतलब सभी लोग जानते हैं लेकिन अभी आप नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जो किताबी भाषा होता है उसको समझने में थोड़ा हमको दिक्कत होता है। जो किताबी भाषा होता है उसको हमको समझने में दिक्कत होता है। लेकिन अगर बहुलक का मतलब क्या होता है अगर आप समझा दे तो आज के बाद अगर ज़िंदगी में भूल जाएंगे तो आप इस वीडियो को देखना छोड़ देंगे। बहुलक का मतलब होता है जो बार बार आया। बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्तों? जो बार बार आता है उसको हम बहुलक कहते हैं। क्या बार बार आता है? जैसे आपने ये भी सुना होगा बहुलक। अच्छा, बहुमत तो सुने ही होंगे। राजनीति में अगर आप लोग कभी देखते होंगे जो चुनाव होते हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का, तो उसमें आप देखते होंगे बहुमत मिलता है। व्हाट इज़ द बहुमत? बहुमत क्या होता है दोस्तों? बहुमत यह होता है जिसको सबसे ज़्यादा आंकड़ा मिला हो, सबसे ज़्यादा पद मिला हो, उसे बहुमत कहते हैं। तो बहुमत उसे ही कहते हैं जो बार बार आए, सबसे ज़्यादा हो। तो आइए इसको हम डाइट कर देंगे, डाइट कर देंगे। ये इस सवाल का आखिरी सवाल है, इस वीडियो का ये आखिरी सवाल है। हमसे आंकड़ा क्या दिया गया वही आंकड़ा हम लिख दे रहे हैं। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी हमारा कर्तव्य दैनिक है कि हम लिखें। हमारा है 3, 12, 4, 6, 8, 5, 4। हमको बहुलक बताना मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। क्या आप बता पाएंगे इसमें सबसे ज़्यादा बार कौन आंकड़ा आया है? भाई ये 3 है। क्या सबसे ज़्यादा बार आया है? एक ही बार आया है। जो 12 है, 12 है, क्या सबसे ज़्यादा बार आया है? ये सबसे ज़्यादा बार नहीं, एक ही बार आया है। जो ये 4 है, क्या सबसे ज़्यादा बार आया है? तो हम देखेंगे 4 यहाँ भी आया है, 4 दोस्तों यहाँ भी आया है और 4 यहाँ भी आया है। हमने क्या बताया कि 4 आपको यहाँ भी आया है और 4 आपको यहाँ भी आया, मतलब सबसे ज़्यादा बार क्या आया है? 4 आया है। इसका मतलब बहुलक तो यही हो गया, सबसे ज़्यादा बार 4 ही आया है। ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया, ये भी एक बार आया है। तो हमारा तो उत्तर यही 4 ही हो जाएगा मेरी जान। इसी तरीके से हम कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट के माध्यम से जवाब पूछ सकते हैं, हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। जय हिंद।